हो जाएगा। तो विकृत मल स्वरूप जो है उसके ऊपर से हमें डायग्नोस करना है कि अनाह में जो है किस प्रकार का या कौन-कौन से दोष का इन्वॉल्वमेंट है और उस दोष की हमें किस प्रकार से चिकित्सा करनी है। तो यहाँ 3 प्रकृति जो है उसमें किस प्रकार से आना होता है, क्योंकि ये आपने पिछली बार देखा था कि जो परिणामकर भाव जो है वो किस प्रकृति में कम या ज्यादा होते हैं और उस कारण जो है वो अजीर्ण और अजीर्ण पूर्वक अनाह वगैरह व्याधियां होती है। तो कफ प्रधान में जो है वो क्लेद और स्नेह ज्यादा होता है और इस कारण जो है वो कंपेरेटिव अग्नि या ऊष्मा जो है वो कम होने के कारण मल में सामता या पैच्छिल्य दिखता है और वो इसलिए वो जो है वो चिपकता है, संसक्त रहता है और पानी में जो है वो डूबता है। तो ये सामान्य साम और साम के साथ साथ जो है जिसमें क्लेद और स्नेह का प्राधान्य हो, इस प्रकार का मल है और इस कंडीशन में जो है वो अनाह या फिर विबंध होता है। दूसरा जो है वो पित्त प्रकृति में है और उसमें भी साम निराम दोनों इसलिए दिखाया है कि बहुत बार साम और निराम कुछ भी हो लेकिन दोनों कंडीशन में जो है हमें विबंध या आनाह मिलता है। जैसे मृदु और क्लेदाधिक्य वाले जो है अगर मल रहा और पानी में डूबता है, पित्त प्रधान फलों में भी अगर क्लेद ज्यादा रहा तो ये मिलता है। और निराम जो है वो कठिन होते हुए भी जो है वो डूबता है क्योंकि वो कठिन बहुत ज्यादा हो जाता है इस कारण और वो काठिन्य जो है वो द्रव का पाचन होकर के मल शुष्क होता है और इसलिए जो है वो निराम होते हुए भी वो पानी में डूबता है। लेकिन क्योंकि उसमें द्रव का शोषण न हो करके द्रव का पाचन हुआ है इसलिए उसमें पैच्छिल्य नहीं होता है और कहीं पर भी वो स्टेनिंग नहीं करता या संसक्त नहीं रहता है। इसलिए जो कठिन मल पैच्छिल्य रहित रहता है और डूबता है तो उससे पता लगता है कि ये निराम होते हुए भी डूबता है और वो पित्त प्रकृति वालों में ज्यादातर मिलता है। और तीसरा जो है वात प्रकृति वालों में साम कठिन मल होता है, जल निमज्जन होता है, उसमें जल निमज्जन का कारण काठिन्य है लेकिन उस काठिन्य का कारण जो है वो द्रव का शोषण है जो वायु से होता है, जबकि ऊपर पित्त प्रधान प्रकृति वालों में द्रव का पाचन होता है वो पित्त से होता है, यहाँ द्रव का शोषण वायु से होता है। तो यहाँ भी कठिन मल होते हुए भी ये स्टेनिंग करता है या कमोड में स्टेन करके आगे बढ़ता है। इससे हमें पता लगता है कि ये कठिन है लेकिन इसमें द्रव जो है वो सूखा हुआ है और वायु के कारण सूखा हुआ है, इस कारण जो है वो साम है और वो विष्टब्धा के कारण होता है। और निराम बहुत बार जो है वो ओल्ड एज में जो है वो पाचन हो करके या अजीर्ण न होते हुए भी वात का कर्म का हानि होने के कारण यानी कि पेरास्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो स्लगिश हो जाती है और इस कारण जो है वो मल जल्दी से आगे नहीं बढ़ता है। अब क्योंकि आगे जल्दी से नहीं बढ़ता है तो काल यानी कि जो परिणाम कर भाव में से एक जो है वो काल जो है वो वहां हैम्पर होता है और इस कारण फिर उसमें से आगे जाकर के अलग अलग विकृतियां का जैसे कि द्रव का ज्यादा शोषण हो जाना, मल कठिन हो जाना और फिर अल्टीमेटली जो है वो आना होना। तो ये सभी एक बार हमारे मस्तिष्क में क्लियर हो कि ये सभी कंडीशन में किस प्रकार की कंडीशन है, ये अगर हम क्लियर हो जाए इसमें तो उसकी चिकित्सा जो है हमारे लिए सरल हो जाती है। और यहाँ जो है वो मल का प्राकृत स्वरूप बताया है कि जो बद्ध होता है, स्निग्ध होता है, निराम होता है और क्योंकि निराम होता है ये जल निमज्जन नहीं करता है और न जो है वो संसक्त या स्टेनिंग करता है, कहीं चिपकता नहीं है। तो ये दो मल के प्राकृत और विकृत स्वरूप जो है वो एक बार बिल्कुल अच्छे से समझ ले उसके दोषिक इन्वॉल्वमेंट के साथ तो चिकित्सा हम इजीली कर पाएंगे। अब सबको पता है कि अनुलोमन और भेदन, रेचन, संसन वगैरह जो है वो बहुत से द्रव्य दिए हैं और ये सब जितनी भी संज्ञाएं हैं उसमें अलग अलग पुस्तक में जो है उसमें कंट्रोवर्सी दिखती है। यहाँ जो है वो अनुलोमन की जो है व्याख्या किस प्रकार से
शारंगधर में दी है, दलहन ने क्या किया, ये सब यहाँ लिया है। क्योंकि ऊपर जो है वो शारंगधर में किया है कि कृत्वा पाकम मलानाम, और दलहन ने सिर्फ जो है सिर्फ अनुलोमन कह दिया कि वात और मल का प्रवर्तन करे, कैसे करे, पाचन करके नहीं करके वो नहीं बताया है। और सुश्रुत में सर को अनुलोमन बता दिया है, जबकि सर में जो है वो क्लेद या स्नेहांश रहता है, और इसी प्रकार जो है काश्यप में भी बताया है। तो ये अलग अलग व्याख्याएं सबको क्लियर है, उसको मुझे ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात यह है कि कहीं अनुलोमन को जो है वो वात मल प्रवर्तन बताया है, कहीं सिर्फ सर बता दिया है, और कहीं जो है वो पाचन पूर्वक जो है मल को पका के ही आगे बढ़ाता है उसको बताया है। तो उसमें से हमें किस प्रकार से उसको कंसीडर करना है, तो ये एक पिक्चर जो है वो आपके सामने है अनुलोमन का। उसको हम आगे सम अप करके जो है वो किस प्रकार से हमें समझना है, व्याख्या को छोड़ के उसमें रहे मुख्य तत्व को पकड़ के हमें आगे बढ़े, तभी हम जो है उसका प्रयोग कर पाएंगे। उसी प्रकार स्रंसन, तो स्रंसन में जो भी है कि पका हुआ या अपक्व मल है या पकने योग्य है, उसको बिना पकाए है, श्लिष्ट होता हुआ है, वो उसको भी बलात् जो है बाहर निकालता है, उसको स्रंसन कहते हैं। योगेंद्रनाथ ने सिंपली विरेचन बता दिया है। और यादव जी त्रिकम जी ने जो है वो सामान्य शब्द विरेचन की जो है वो एक प्रकार का उसकी सेम टर्मिनोलॉजी में बता दिया है कि वही जो है स्रंसन और विरेचन एक समान जैसे है। तो और यहाँ ये भी बताया है कि कृतमालक जो है वो यहाँ स्रंसन में है, जबकि चरक में दिया है वो मृदु विरेचन है। तो सभी ग्रंथों में कहीं ना कहीं जो है टर्मिनोलॉजी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है। वेदन, वेदन में भी यही है कि बद्ध हो या अबद्ध हो, पिंडित हो, उसको तोड़कर जो है वो निकालते हैं, उसको वेदन कहते हैं। और उसके लिए भी जो है अलग 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 बताए दिए है। तो यहाँ ये सब व्याख्या जो है अलग अलग मैंने रखने का प्रयत्न किया है कि जो अल्टीमेटली पिंडित मल को जो है भेद कर बाहर निकालता है, उसको द्रव बनाकर निकालता है, वो वेदन है। और कटुकी उसका एक उदाहरण दिया है शारंगधर ने। और वही कटुकी जो है वो कहीं अलग जो है वो रेचन में दी हुई है। और यहाँ रेचन, इसमें भी यही है कि पक्व या अपक्व जो है मल को द्रव बनाकर बाहर निकाले, उसको जो है वो रेचन कहते हैं। तो यहाँ भी अलग अलग चरक और शारंगधर के जो है वो रेचन का अलग अलग व्याख्या जो किया है वो यहाँ रखने का प्रयत्न किया है। हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है चरक का वाक्य है कि मृदु विरेचन, सुख विरेचन और तीक्ष्ण विरेचन। अब चतुरंगुल मृदु विरेचन है, वहां शारंगधर में बताया है कि वो स्रंसन है। तो हमें ये सबको अल्टीमेटली किस प्रकार से ये चारों संज्ञाएं है, अनुलोमन है, भेदन है, रेचन है और स्रंसन है, इस चारों को किस प्रकार से समझना है और आपस में क्या भेद है, ये एक बार अगर उसका पता लगा ले तो द्रव्य को हम अच्छे से समझ पाएंगे और उसका प्रयोग भी कर पाएंगे। अब ये सबसे ज्यादा उपयोगी जो है हमारे लिए ये भाग है कि हमें अल्टीमेटली अधोभाग दोष हरण करना है। अब अधोभाग दोष हरण किस प्रकार से हो, तो हमें जो पहली 2 स्लाइड है वो याद होनी चाहिए कि मल का प्राकृत स्वरूप कौन सा होना चाहिए और वो किस प्रकार से हम वो मल का प्राकृत स्वरूप जो है वो बनाए। अब उसको बनाने के लिए जो भी द्रव्य, जो भी गुण कर्म है उसका प्रयोग करना है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे आगे जो 4 टर्मिनोलॉजी हमने देखी कि अनुलोमन, स्रंसन, भेदन और रेचन, उसमें से जो है वो अनुलोमन एक अलग पड़ता है और बाकी जो है वो स्रंसन, भेदन और रेचन जो है वो विरेचन का ही प्रकार है। और दोनों में मुख्य अंतर यह है कि अनुलोमन जो है वो पाचन पूर्वक जो है वो मल को आगे बढ़ाता है, वो कच्चा मल आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए जनरली जो है अनुलोमन कर्म अर्जित करने के लिए एक से ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन या कर्म जो है वो हमें प्रयोग में लाने पड़ते हैं, जैसे दीपन, पाचन, ग्राही, आनाह प्रशमन, ऐसे अलग अलग एक्शन वाले द्रव्य का प्रयोग हम साथ में
कम ज्यादा मात्रा में करने के बाद अनुलोमन कर्म हम परफॉर्म कर पाते हैं, जबकि विरेचन जो है वो सिंपली पकवा पकवा कोई भी मल हो उसको निकाल के बाहर करता है। और दोनों में दूसरा अंतर प्रैक्टिकली ये भी देखा जाता है कि आइडियली जो है वो अनाह या अनाह के साथ एसोसिएटेड जितने भी व्याधियां है, उदावर्त है, आदमान है, उसमें जो है उसका सामान्य शोधन यानी कि अनुलोमन करना चाहिए। विरेचन जो है वो जनरली पंचकर्म अंतर्गत विशेषतः करते हैं या फिर इमरजेंसी में जब हमें पक्वा पक्व मल को किसी भी प्रकार से इमरजेंसी में बाहर निकालना है तभी विरेचन करना है। तो यहाँ इस स्लाइड से जो है एक बात क्लियर ये हो जाती है कि अनाह को हमें ट्रीट करना है तो अनुलोमन एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है या होना चाहिए, क्योंकि विरेचन जो है उसका उपाय नहीं है, क्योंकि विरेचन जो है वो एक बार पकवा पक्व मल को बाहर तो निकालता है लेकिन दूसरे दिन फिर यही हाल होता है। इसलिए अनुलोमन में क्या होता है कि दीपन भी करते हैं, पाचन भी करते हैं, सिस्टम को हम करेक्ट करते हैं, आवश्यकता हो को तो शुंठी जैसे ग्राही द्रव्य भी हम उपयोग करते हैं, पिप्पली मूल जैसे आन्हा प्रशमन द्रव्य का भी हम प्रयोग करते हैं और अल्टीमेटली जो है वो पाचन पूर्वक मल को पका के जो है वो शोधन करते हैं और इस क्रिया में जो है वो पाचन भी जो है वो सही होता है और अल्टीमेटली धीरे 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 जो है वो अनुलोमन होता है या मल का निर्हरण प्रॉपरली होता है। और बहुत बार जो है ये हमें देना पड़ता है, बहुत बार इसकी आदत न भी पड़ती है, ऐसा होता है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि विरेचन द्रव्य की आदत पड़ती है। वो जैसे स्रंसन वगैरह है, भेदन है, रेचन है, वो अगर एक बार लेते हैं तो वो न सिर्फ पक्व मल को बाहर निकालता है, लेकिन क्योंकि वो बला तो निकालता है इसलिए पहले तो पूरी जो महास्रोतस है उसमें जो है वो एक प्रकार का दौर्बल्य लाता है, उसकी नॉर्मल क्रिया या फंक्शन जो है उसको थोड़ा जो है वो बिगाड़ता है और अल्टीमेटली वो है डिपेंडेंट बन जाते हैं। इसलिए विरेचन और उसके अंदर आने वाले स्रंसन, भेदन, रेचन का प्रयोग युक्ति पूर्वक ही करना है। अब हमारे पास मुख्य शस्त्र है वो अनुलोमन है और वो अनुलोमन हम किस प्रकार से करें वो यहाँ आगे हम देखेंगे। दूसरी बात, दोनों में हम विरेचनोपक द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जनरली विरेचनोपक द्रव्य जो है द्राक्षा, गांबारी फल, परुषक, पीलू वगैरह है, उसके अगर सामान्य गुण देखें तो स्निग्ध और सर गुण जो है वो सामान्य है, तीक्ष्ण गुण बहुत कम यूज होता है, लेकिन अल्टीमेटली जितने भी विरेचनोपक द्रव्य है वो सभी स्निग्ध, तीक्ष्ण और सर गुण वाले हैं और उसमें से किस प्रकार का गुण हमें आवश्यक है भी या नहीं, वो देखते हुए अगर हम विरेचनोपक द्रव्य का भी प्रयोग करें तो अनुलोमन कार्य हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। मैं सोचता हूं अब इतना क्लियर हो गया कि आनाह या अनाह के साहचर्य वाले जितने भी व्याधि है उसकी मुख्य चिकित्सा अनुलोमन ही हो सकती है, जबकि स्रंसन, रेचन, भेदन जो है वो इमरजेंसी की ट्रीटमेंट है या फिर पंचकर्म के अंतर्गत आने वाला विरेचन जो है जिसमें स्नेहन हम करते हैं, पूरी सिस्टम या सभी स्रोतस जो है वो स्निग्ध होता है और फिर हम विरेचन देते हैं। वहां आगे हमने मल के स्वरूप देखा तो वहां स्निग्ध है, तो यहाँ मल चाहे स्निग्ध ना हो तो विरेचन पंचकर्म अंतर्गत विरेचन में जो है वो पूरा शरीर और स्रोतस स्निग्ध होता है, जिस कारण जो है इजीली मल का विरेचन होता है या शरीर से निर्हरण होता है। लेकिन अगर दो में से कहीं पर भी स्निग्ध गुण या भाव का अभाव हो, स्निग्ध भाव का, तो फिर वो शुद्ध चिकित्सा कंसीडर नहीं होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि विबंध के साहचर्य वाले अजीर्ण, उदावर्त, अनाह और आदमान ये सब उसके साहचर्य वाले रोग है या फिर लक्षण है, उसको भी हमें ट्रीट करना होता है क्योंकि ये सभी के कारण बहुत बार जो है वो विबंध अल्टीमेटली मल का विबंध हमें दिखता है, चाहे वो अजीर्ण के कारण हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि पिछली बार जो हमने देखा था कि 3 में से कौन सा अजीर्ण है, वो आमाजीर्ण है, विदग्धाजीर्ण है या विस्तब्धाजीर्ण है।
और अगर इतना बोलने से हमें बहुत कुछ पता लगता है कि अगर आमाजीर्ण है, तो उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट है, उसी प्रकार पित्त और वात का इन्वॉल्वमेंट विदग्ध और विस्तृताजीर्ण में है। और कौन-सा भाव यानी कि जो आहार परिणामकर भाव जो है, उसमें कौन-सा भाव का न्यूनता है और कौन-सा भाव बड़ा है, ये भी अजीर्ण जो है एक बार हमारे ध्यान में हो तो पता लग जाता है। उसी प्रकार उदावर्त, आद्यमान वगैरह है, उसमें वात का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वात का वैगुण्य रहता है, अनाह में भी यही है। तो उसका चिकित्सा सूत्र किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कफावरोध हो, तो दीपन पाचन करना है। यानी कि ज्यादातर जो है वो आमाजीर्ण वाली कंडीशन में दीपन पाचन अगर हम करें, तब ही हम अनुलोमन कार्य अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि अनुलोमन जो है वो एक पूरा मल्टीपल एक्शन जो है उसका एक कॉम्बिनेशन है, उसको अनुलोमन हमने समझा है, वो आप सबने अब तक देखा होगा। तो अल्टीमेटली अनुलोमन करने के लिए जो है वो दीपन भी करना पड़ता है, पाचन भी करना पड़ता है, तभी आहार का पूरा पाचन हो करके मल का स्वरूप जिस प्रकार से बनना है वो बनेगा। अब ये भी साथ में देखना होता है कि कफावरोध जो है वो एब्सोल्यूट कफ हमें मिलता नहीं है। हम सीखने के लिए कफ पित्त वात अलग-अलग हम सोचते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें सिर्फ कफ हो या सिर्फ पित्त हो या सिर्फ वात हो। तो कहीं न कहीं जो है वो पित्त या वात का संसर्ग या सन्निपात तो होता ही है, चाहे वो प्रकृतितः हो या विकृतितः हो। तो प्रकृति और विकृति ये भी सोचना एक आवश्यक है, क्योंकि दीपन द्रव्य जो है वो कटु रस से भी दीपन कार्य होता है और तिक्त रस से भी होता है। अगर मान लीजिए श्लेष्म पित्त प्रकृति रही, जिसमें श्लेष्मा और पित्त दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और उसके कारण अजीर्ण है, तो उसमें जो है वो दीपन के लिए तिक्त रस का भी आवश्यकता रहेगी। तो और कफ प्रधान रहा तो उसमें शुंठी वगैरह तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य से जो है वो दीपन और पाचन दोनों होगा। तो कहने का अर्थ है कि दीपन पाचन द्रव्य का सिलेक्शन भी यहाँ उतना ही आवश्यक है, हमें अगर प्रॉपरली अनुलोमन कर्म करना है तो। इसके साथ-साथ यहाँ अनुलोमन जो है वो वात से भी रिलेटेड है, यानी कि वात का वैगुण्य जो है उसमें भी अनुलोमन करना पड़ता है। जैसे कि मल का पाचन तो या आहार का पाचन तो दीपन पाचन से हो ही जाएगा, लेकिन वात का अनुलोमन करें जैसे कि यवानी है, हिंगू है, वो वातानुलोमन है। तो वात का वैगुण्य जो है वो भी एक कारण बनता है और वो खास करके विस्तृताजीर्ण में होता है। तो वात का वैगुण्य को भी ठीक करने के लिए हमें जो है वो अनुलोमन खास करके वातानुलोमन द्रव्य हिंगू, यवानी, सवर्चल जैसे द्रव्य हमें यूज करने पड़ते हैं। इसके बाद जो है अनाह प्रशमन। अनाह जो है वो भी सबको पता है कि पुरीषज और आमज अनाह दोनों प्रकार के अनाह जो है जिसमें जिसके कारण जो है वो प्रॉपरली अन्न का पाचन न हो करके और गति भी रुक करके जो है वो अनाह होता है और उसके साथ-साथ उदावर्त और आद्यमान भी होते हैं। तो अनाप्रशमनम जो है वो श्रेष्ठ जो है वो पिप्पली मूल, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि पिप्पली मूल ग्राही भी है। तो पिछली बार जो है वो शायद क्वेरी आई थी कि ग्राही किस प्रकार से इसमें उपयोगी हो सकता है। तो ग्राही द्रव्य जो है वो उष्णवीर्य रहते हैं और क्लेद का पाचन करते हैं। और जहाँ बहुत ज्यादा क्लेद या स्नेह हो तो उसका पाचन अगर कर ले हम ग्राही उष्णग्राही द्रव्य से, तो अपने आप जो है वो मल का जो स्वरूप हमें मिलना चाहिए वो मिलता है, नहीं तो वहां क्लेद ज्यादा होकर के वो पैच्छिल्य रूप धारण करता है। और प्रभाव से भी पिपली मूल जो है वो अनाह प्रशमन है और इसलिए जो है वो अनाह प्रशमन द्रव्य जो है यहाँ उतना ही उपयोगी है, चाहे वो आमज हो या पुरीषज हो, पिपली मूल दोनों में काम करता है। फिर विरेचनोपग, इससे पहले बात हो गई कि स्निग्ध तीक्ष्ण और सर गुण वाले विरेचनोपग द्रव्य जो है वो हमें उपयोगी होते हैं मल को उसका यथार्थ स्वरूप देने के लिए। बहुत बार जो है वो तीक्ष्ण द्रव्य यूज पिलू जैसे तीक्ष्ण द्रव्य यूज करने से जो है वो जड़ीभूत मल जो है या फिर जिस जहाँ वात का कार्य रुका पड़ा है या हैम्पर हुआ है उसको भी हम इंड्यूस कर सकते हैं और स्निग्ध और सर गुण से जो है हम मल को और स्रोतस को दोनों को हम स्निग्धता दे सकते हैं और अल्टीमेटली जो है वो मल को आगे बढ़ने के लिए हमें
सहायता मिलती है। और बाद में जो है वो विरेचन, श्वसन भेदन और रेचन। और आज मैं सोचता हूँ हम अनुलोमन के ऊपर ही ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि श्वसन भेदन रेचन जो है वो इसके बाद आता है। अगर हम प्रॉपरली अनुलोमन कर लेते हैं, तो बहुत बार हमें जो है 100 में से 90 में जो है वो श्वसन भेदन या रेचन द्रव्य का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब द्रव्य या योग का चयन किस बेस पर करें? क्योंकि अब मैं सोचता हूँ इतना क्लियर हो गया कि हमारा मुख्य काम जो है वो अनुलोमन होना चाहिए, और अ, उसमें भी द्रव्य या योग उसका सिलेक्शन भी बहुत उपयोगी है। जैसे हरितकी श्रेष्ठ अनुलोमन होते हुए भी सबको पता है कि हरितकी बहुतों में जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि निषिद्ध है। जैसे क्रूश है और श्रमित है, ऐसे सब लोगों में जो है वो हरितकी निषिद्ध है। तो इसका अर्थ ये भी है कि हरितकी जैसी जो पथ्यानाम बताया है वो भी अगर निषिद्ध हो सकती है, तो इसका अर्थ है बहुत से द्रव्य जो है इस यहाँ उससे भी ज्यादा जो है वो तीक्ष्ण है, और उसका भी प्रयोग अच्छे से हमें करना चाहिए, यानी कि युक्ति पूर्वक उसका चयन या सिलेक्शन करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है ये हम देखेंगे यहाँ। तो पहले तो हमें अनुलोमन करना है या रेचन करना है, वो हमें तय करना है। जो हमने देख लिया कि उसका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है, और दोनों में विरेचनोपक द्रव्य हम यूज कर सकते हैं। आप में से बहुतों को पता होगा कि यूनानी चिकित्सा में मुंजीस कल्पना आती है, और जिसमें ज्यादातर रेचन और विरेचनोपक दोनों द्रव्य के कॉम्बिनेशन से जो है क्वाथ दिया जाता है, और उस क्वाथ कल्पना को मुंजिस कल्पना जो है वो कहते हैं यूनानी में। और वो बहुत बार जो है वो अविरेच्य को भी, या जिसमें अच्छे से क्रूर कोष्ठी हो ऐसे, और दुर्विरेच्य जो है उसमें भी बहुत अच्छा वो परिणाम देता है। और इसलिए मैंने विरेचनोपक द्रव्य जो है यहाँ खास जो है उसका यहाँ उल्लेख किया है कि अनुलोमन और रेचन दोनों के साथ अगर युक्ति पूर्वक यथा योग्य विरेचनोपक द्रव्य का अगर हम प्रयोग करें, तो हमारा काम बहुत सरल हो जाता है। उसके बाद जो है वो इन जनरल कोई द्रव्य हो या योग हो, वो स्निग्ध है या रुक्ष है, वो भी हमें सिलेक्ट करना ही है। मान लीजिए कि वात प्रकृति या वात पित्त प्रधान प्रकृति है, उसमें हमें कोई भी, चाहे अनुलोमन करवाना हो या रेचन करवाना हो, कुछ भी हो, उसमें हमें स्निग्ध गुण वाला, जिसमें स्निग्ध प्रधान गुण हो, ऐसा ही कोई द्रव्य या योग का सिलेक्शन जो है वो करना है। फिर चाहे द्रव्य जो है अपने आप में कितना पोटेंट हो या बहुत प्रभावशाली हो, लेकिन वो जो है वो कंडीशन इसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो हम कौन सी प्रकृति वाले में और किस ऋतु में करने जा रहे हैं उसका प्रयोग। तो स्निग्ध और रुक्ष ये खास हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी योग या द्रव्य जो है वो स्निग्ध है या रुक्ष, और वो हमें जिसको देना है उसके लिए वो उपयुक्त है या नहीं, वो जो है हमें देख करके ही आगे बढ़ना है। और उसके बाद है शीत और उष्ण। बहुत से योग ऐसे हैं, जैसे कुमारी आसव है, हरितकी कूद है, ये सभी उष्ण है। और पित्त वालों को या पित्तवात वाले को जो है बहुत बार ये जो है वो लाभ तो देता है, लाभ के साथ साथ जो है वो थोड़ा हानि भी करता है, क्योंकि वो शीतोष्ण होते हुए और सिस्टम में जो प्रकृति में जो पित्त या वात रहता है उसको जो है वो प्रकृति अगर नहीं देखे, तो उसके लाभ के साथ साथ हानि तो होती ही है। और इस कारण जो है वो शीत है या उष्ण है, स्निग्ध है या रुक्ष है, ये दोनों चाहे वो सिंगल ड्रग हो या फिर योग हो, वो देखते हुए ही सिलेक्शन करना है। तो यहाँ जो है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, वो मिनिमम, बहुत से क्राइटेरिया तो हो सकते हैं, लेकिन रैंडमली हमें इतना तो देखना ही है। अन्यथा यहाँ प्रकृति और विकृति दोनों में रहे दोष के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी देख करके हम योग का चयन कर सकते हैं। क्योंकि उसका एक उदाहरण दूं मैं आपको कि किस प्रकार से प्रकृति में रहे हुए दोष और विकृत दोष का संसर्ग हो करके किस प्रकार से व्याधि की उत्पत्ति या मैनिफेस्टेशन होता है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं कि वसंत में होने वाला शीत पित्त
और शरद में होने वाला शीत पित्त। सबको पता होगा कि वसंत और शरद दोनों ऋतु में शीत पित्त भी होता है और दोनों ऋतु में नेत्राभिष्यंद भी होता है। अब उसको हमें किस प्रकार से कंसीडर करना है, तो ये शायद पिछली बार बात हुई थी कि कफ प्रकृति वाले का विदग्धाजीर्ण, मैं रिपीट करता हूँ, कफ प्रकृति वाले का विदग्धाजीर्ण और पित्त प्रकृति वाले का आमाजीर्ण, उसमें बहुत से लक्षण समान है लेकिन चिकित्सा बिल्कुल अलग अलग है। उसी प्रकार से जब वसंत में आने वाला नेत्राभिषेक या शीत पित्त है, उसमें कफ प्रकोप काल है, इसलिए वहां विकृत दोष जो है वो कफ है और पित्त प्रकृति वाले को वो होता है। तो पित्त प्रकृति वाले को जो है वो कफ प्रकोप काल में जो ये नेत्राभिषंद और शीत पित्त होता है, तो उसकी चिकित्सा जो है वो पित्त प्रधान, क्योंकि प्रकृति को पहले हमें जीतना होता है या अपने स्थान में रहे हुए, स्थान इसलिए क्योंकि कोष्ठ में पित्त ही ज्यादा रहता है और धातु में पित्त ही ज्यादा रहता है पित्त वालों को, इसलिए उससे अविरुद्ध चिकित्सा हमें करनी है, तभी जो है उस शीत पित्त और नेत्राभिषंद को हम ठीक कर पाएंगे। और ठीक उससे विपरीत वसंत में आने वाले नेत्राभिषंद और शीत पित्त को वो होता है ज्यादातर कफ प्रकृति वालों में। तो उसी प्रकार से कहने का अर्थ है कि हेलो, हाँ सर, अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल कर दिया था, किसी का माइक शुरू हो गया। तो कहने का अर्थ है कि प्रकृति में रहे दोष और ऋतु के कारण होने वाले दोष प्रकोप दोनों मिलके जो है कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हमें ध्यान में रखना होता है। इस प्रकार से यहाँ भी हम उसका सिलेक्शन में ये देखना पड़ता है कि किस प्रकृति वाले के किस अजीर्ण में हमें कौन सा योग ठीक रहेगा। तो अब अनुलोमन कर्म जिसमें श्रेष्ठ हरितकी बताई है, अनुलोमन कर्म हम किस प्रकार से जो है वो परफॉर्म करें या फिर किस प्रकार से हम अनुलोमन कर्म जो है वो करें, इसका यहाँ जो है उदाहरण के साथ बताने का प्रयत्न किया है। तो हरितकी जो है सबको पता है कि कषाय प्रधान पंचरस है, कटु विपाक है, लघु रुक्ष गुण है, उष्णवीर्य है, अनुलोमन दीपन पाचन और पथ्य है, वात कफग्न है। अब ये श्रेष्ठ अनुलोमन बताया है, लेकिन जब हम कफ प्रकृति वाले को देखें या आमाजीर्ण वालों को अगर देखें तो उसके लिए ये हरितकी बहुत बार काम नहीं करती है। आप में से बहुतों को अनुभव होगा कि हरितकी देने से जो है वो कॉन्स्टिपेशन या जो है मल विबंध जो है वो बढ़ा है। कारण यही है कि जब तक उसका पाचन नहीं होता है खुद का, तब तक वो जो है वो अपना कर्म जो है वो परफॉर्म नहीं करती है। और कषाय रस के कारण और कफ प्रकृति में जो है वो स्तंभ होता ही है, शीत गुण के कारण वहां स्तंभ होता है, यानी कि मंद गुण से और स्तंभ से जो है वो शीत गुण से जो है वो धीरे 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 काम करता है। तो हरितकी जो है वो अपना काम दिखाई नहीं पाती है। तो हरितकी को अगर शुंठी के साथ मिलाया जाए जिसमें कटुरस, मधुर विपाक, लघु तीक्ष्ण स्निग्ध गुण है और उष्णवीर्य है और ग्राही भी है, तो ये क्या करेगा, तो ग्राही उष्णवीर्य और तीक्ष्ण गुण वाला ग्राही द्रव्य शुंठी जो है वो आमाजीर्ण वाले या कफ प्रधान जिसमें प्रकृति है उसमें स्नेह और क्लेद को जो है वो पकाएगा, और जैसे ही क्लेद और स्नेह पकता है तुरंत जो है वो स्वरूप जो है वो स्निग्ध की ओर जाता है। ये भी मैंने पिछली बार समझाने का प्रयत्न किया था कि गुणों को अगर हम अच्छे से समझे तो इसको हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो गुणों में आपको पता होगा कि पैच्छिल्य जो है उसको अग्नि सन्निकर्ष करे तो वो स्निग्ध की ओर जाता है, और स्निग्ध को जो है वो जल सन्निकर्ष करे तो वो पिच्छिल बनता है। उसका उदाहरण जो है अनुक्रम में जो है वो मक्खन और घी है, कि मक्खन को अग्नि सन्निकर्ष से हम घी बनाते हैं और घी को शतधौत करते हुए हम पिच्छिल बनाते हैं।
तो यहाँ यही है कि लोक पुरुष न्याय से चाहे वो अग्नि सन्निकर्ष बाहर हो या वो अग्नि सन्निकर्ष पुरुष में हो, अग्नि सन्निकर्ष के कारण जो है वो क्लेद का पाचन होता है और स्निग्ध गुण जो है वो उत्पन्न होता है, और वो जैसे ही स्निग्धता आई तुरंत जो है वो हरितकी अपना काम दिखाती है और हरितकी को काम करने का अवकाश मिलता है और तुरंत अनुलोमन कर्म जो है वो अर्जित होता है। तो सिर्फ हरितकी जो है वो श्रेष्ठ होते हुए भी वो श्रेष्ठ एक बहुत बड़े जनरलाइज है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं हो सकती कि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रकृति जो है वो बाकी सब द्रव्य के कंपैरिजन में वो श्रेष्ठ अनुलोमन है, और उसका कार्यक्षेत्र भी पूरा शरीर है, क्योंकि अनुलोमन जो है वो सिर्फ महास्रोतस तक यहाँ तो हमने सोचा, लेकिन उस अनुलोमन को हमें जो है वो सभी स्रोतस, पूरे शरीर के सभी स्रोतस में भी हरितकी को पर्टिकुलर सोचना है, क्योंकि जहां जहां अग्नि की क्रिया होती है सार कीट का विभाजन होता है और सार और कीट अपने अपने गंतव्य स्थान में जाते हैं। वो सभी कार्य पूरे शरीर में होता है, और वो पूरे शरीर में अगर काम करने वाला कोई द्रव्य है तो वो हरितकी है, और इसलिए भी उसको श्रेष्ठ बताया है। लेकिन जहां महास्रोतस की बात हो वहां हमें उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार से जो है हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये एक पहला उदाहरण है कि हरितकी और शुंठी मिलाकर हम 7 या 10 ग्राम हरितकी से जो काम नहीं ले पाते हैं वो 5 ग्राम हरितकी और 2 ग्राम शुंठी से बहुत बार बहुत अच्छे से ले पाते हैं। दूसरा है हरितकी और पिप्पली मूल, क्योंकि हरितकी श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ अनुलोमन को हमें उसका श्रेष्ठत्व किस प्रकार से प्रदान करें या उसको हम उपयोग करें, उसके लिए हमें अलग अलग द्रव्य में और द्रव्य स्थित गुण को देखते हुए उसका उसके साथ कॉम्बिनेशन करके जो है वो अनुलोमन कर्म अर्जित करना है। यहाँ पिपली मूल जो है वो भी कटुरस कटु विपाक है, लघु रुक्ष तीक्ष्ण है, उष्णवीर्य है, दीपन ग्राही है और अनाह प्रशमन है। सबसे उपयोगी यहाँ वर्ड हमारे लिए है अनाह प्रशमन। तो जिसको अनाह का चाहे वो हमज हो या पुरीषज हो प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए जो है वो अगर मात्र पिपली मूल यूज करे तो लंबे समय के बाद जो है उसको कॉन्स्टिपेशन तो होता ही है, क्योंकि अनाह का प्रशमन हो जाता है, अन्न का पाचन हो जाता है, लेकिन उसको अच्छे से आगे बढ़ाना जो है वो काम मात्र पिपली मूल से नहीं होता है। और उसी प्रकार मात्र हरितकी से अनुलोमन नहीं होता है। अगर हरितकी और पिपली मूल दोनों साथ में दिया जाए तो ये श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन बनता है। और मेरा जो है पिछले 25 साल का अनुभव है कि हरितकी और पिपली मूल पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया कि उसके सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अधीन ये स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण और शीत ये लगातार देखते रहना है, और उस हिसाब से अगर हम इसका प्रयोग करें, जहां यथा योग्य उसका उपयोग करें, तो हरितकी पिपली मूल जो है वो बहुत अच्छा परिणाम देती है अनाह में और अनाह के साहचर्य वाले सभी व्याधि में। मैं बार बार इसलिए अनाह और उसके साहचर्य वाले व्याधि कहता हूं कि इसी व्याधि के कारण जो है मर्माघात होता है, जो त्रिमर्म अध्याय में शुरुआत में अनाह से ही शुरू होता है, और तीनों मर्म के प्रॉब्लम जो है वो उसका मुख्य कारण अनाह और उदावर्त ही है। अगर हरितकी और पिपली मूल का युक्ति पूर्वक यथा योग्य प्रयोग किया जाए तो बहुत हद तक जो है वो त्रिमर्म के व्याधि को हम रिवर्ट कर सकते हैं, ये भी मेरा अनुभव है, और उसको 100% जो है उसको हम प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं। प्रिवेंशन के रूप में तो ये बेस्ट है ही है, लेकिन बहुत बार इससे मुझे जो है वो क्योर भी देखा गया है। तो हरितकी पिपली मूल, हरितकी शुंठी, और तीसरा है हरितकी यवानी। अब जहां वायु का वैगुण्य सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वाला हो वहां हमें तीक्ष्ण, उष्ण ऐसा और दीपन पाचन के साथ वातानुलोमन और शूल प्रशमन। अब शूल प्रशमन सबको पता है कि शूल जो है वो वायु का चल गुण जो है उसके कारण ही होता है। जब वायु बद्ध होता है तब उसके चल गुण के कारण ही शूल हमें प्रतीत होता है। तो शूल प्रशमन दशमानी में जो टॉप 10 में दिया है, इसका अर्थ ये भी है कि किसी भी प्रकार से वायु अगर बद्ध होता है तो उसके लिए ये जो है वो
बेस्ट द्रव्य है। अब वो बद्ध होने का कारण कफ हो सकता है या वैगुण्य हो सकता है। तो वैगुण्य से लेकर के आवरण, ये दोनों के लिए जो है यवानी श्रेष्ठ है। साथ में उसके अलग गुण जो है कि कटु रस, कटु विपाक और तीक्ष्ण गुण, ये सब जो है वो पाचन में भी काम करते हैं और हरितकी के गुण को एनहेंस करते हैं। और ये कुल मिला के हरितकी और यवानी वात प्रधान प्रकृति वालों में अनुलोमन कर्म बहुत अच्छा करता है और इससे आगे भी बढ़ता है, क्योंकि बहुत से मेरे विद्यार्थी को ये पता है कि इसमें और एक आगे जैसे योग कैसे बनता है वो इससे भी पता लगता है कि बहुत से योग, ये सिंपल योग ही का एक क्या है कि प्रोस्पेक्टिवली योग बनाने का भी एक एक्सरसाइज है कि हरितकी यवानी का योग है नहीं कहीं पर भी, ये हरितकी पिपली मूल का भी नहीं है, लेकिन हम गुण को सोचते उसको हम अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ हरितकी यवानी और सैंधव या हरितकी यवानी और सवर्चल मिला के बहुत अच्छा अनुलोमन होता है और उसके कारण जो है वो अश्मरी में, क्योंकि अश्मरी में वात का वैगुण्य मुख्य होता है और इसी कारण जो है वो मूत्रभाग स्रोतस में जो लंबे समय तक मल रूप मूत्र का काल अगर लंबा हो जाता है तभी तो वहां जो है वो अश्मरी बिल्ड होना शुरू होता है। तो उसके लिए हरितकी यवानी और सवर्चल मैंने बहुतों को दिया है और शूल प्रशमन के साथ साथ ये अनुलोमन कर्म करता है। अब अनुलोमन जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अनुलोमन जब भी हम बोले तब दीपन, पाचन और उसके साथ साथ मल का अपने गंतव्य स्थान में प्रॉपर वे में उसका आगे बढ़ना, ये सभी एक साथ जो है अनुलोमन से हमें पता लगना चाहिए। सिवाय कि वातानुलोमन जब हम बोले तब सिर्फ वात से वो रिलेटेड है, लेकिन मात्र अनुलोमन जो है वो दीपन पाचन पूर्वक मल का पाचन करके उसको अपने स्रोतस में आगे बढ़ाना, ये सभी काम अनुलोमन से है और ये हरितकी यवानी से इस प्रकार से होता है जहां वात का प्राधान्य होता है। चौथा है हरितकी और गोमूत्र। जहां दोष बहुत ज्यादा हो, हरितकी और तीक्ष्ण और विषग्न ऐसे विशेष गुण वाला गोमूत्र जिसमें कटुरस, कटु विपाक है, लघु रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य है और अनुलोमन भी है, बहुत अच्छा वात और कफग्न है। हरितकी को एनहेंस करने के लिए आप सबको पता होगा कि पांडु की चिकित्सा में जो है गोमूत्र हरितकी, शोथ की चिकित्सा में गोमूत्र हरितकी जो है वो प्रयोग करते हैं। तो पूरे शरीर में जो है वो स्रोतस में जहाँ रौक्ष्य है, जहाँ वायु का प्रकोप है और जहाँ जो है वो अनुलोमन ठीक से नहीं होता है और अपाचित क्लेद भी जमा होता है, उसको बाहर निकालने के लिए, क्लेद को पका के बाहर निकालने के लिए हरितकी और गोमूत्र का बहुत अच्छा अनुलोमन कार्य जो है हम सोच सकते हैं। हरितकी और गुड़, ये सबको पता है कि हरितकी का श्रेष्ठ अनुपान गुड़ बताया है और वो श्रेष्ठत्व किस प्रकार से है ये भी हम सोच सकते हैं। हरितकी का तो गुण सबको पता है। गुड़ जो है बहुत बार किसी द्रव्य के, हरितकी जैसे द्रव्य के कोई एक गुण जो है उसको हमें घटाना पड़ता है, कोई एक गुण को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर गुण जो है वो कोई एक प्रकृति में उपयोगी होता है जबकि दूसरे प्रकृति वालों में वो हानिकारक या फिर उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्शन में आता है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए जो है हमें उसका अनुपान या सहपान जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो हरितकी गुड़ जो है वो हरितकी में कषाय और रुक्षता जो है, कषायत्व और रुक्ष गुण को कम करता है। और क्योंकि मान लीजिए हमने वात प्रधान प्रकृति वालों में दिया जहां कषाय और रुक्ष गुण हरितकी का प्रॉब्लम करता है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्निग्ध द्रव्य देना है और योगवाही भी देना है तो ज्यादा अच्छा है। तो गुड़ हरितकी जो है वो वातरक्त तक जो है वो उसकी श्रेष्ठ मेडिसिन बताई है। इससे पहले शायद हमारी बात हुई नहीं, पता नहीं पिछले प्रेजेंटेशन में, कि विदग्धा जीर्ण का अल्टीमेट अगर कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो मर्मास्थि संधि में वो वातरक्त है। तो जितने गंभीर धातु तक वो जाता है वो अजीर्ण, उससे हमें पता लगता है कि उसमें उपयुक्त द्रव्य भी
का गंतव्य या फिर गामित्व कितना है। तो वातरक्त के लिए जो है वो हरितकी और गुड़ जो है वो श्रेष्ठ, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन में बताया है। इसका अर्थ ये भी है, कह सकते हैं कि मर्मास्थि संधि तक इसका जो है वो गामित्व है और यहाँ तक जो है वो अनुलोमन कार्य करता है। न सिर्फ महास्रोतस लेकिन पूरे शरीर में जो है वो पाचन करके, सारकीट विभाजन करके दोनों को अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम जो है वो हरितकी और गुड़ का है। द्राक्षा, हरितकी के साथ द्राक्षा। पिछली बार हमने देखा गुड़ में कि वहां स्निग्ध गुण है लेकिन दोनों उष्ण वीर्य है। यहाँ मधुर अम्ल रस प्रधान द्राक्षा और मधुर विपाकी और शीत गुण वाली द्राक्षा के साथ यहाँ जो है वो हरितकी के लघु वृक्ष गुण और कषाय रस को और उष्ण वीर्य को इवन जो है हम कंट्रोल करते हैं। ये सबको पता है कि विदग्धाजीर्ण या फिर अम्ल पित्त के लिए एक चिकित्सा में जो है वो चरक से लेकर के सभी चिकित्सा ग्रंथों में अलग अलग बताया है कि हरितकी द्राक्षा या हरितकी द्राक्षा और मिश्री जो है वो विदग्ध पित्त में जो है वो उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हरितकी पित्त वालों के लिए कॉन्ट्राडिक्ट करती है, यानी कि उसको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम कर सकती है। तो उस कंडीशन में हमें हरितकी के ऐसे गुण को मॉडिफाई करना है और उस मॉडिफिकेशन के बाद हमें पित्त वालों को देना है जिसके कारण उसका कोई साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट न आए। तो द्राक्षा हरितकी को देने से जहां हरितकी निषिद्ध बताई है उसी कंडीशन में जो है वो द्राक्षा हरितकी दे सकते हैं। उसमें एक्सेप्शन है गर्भिणी में तो ये देना नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने भी है वहां द्राक्षा और हरितकी देने से, जहां हम हरितकी नहीं दे सकते वहां हम द्राक्षा मिला के बहुत अच्छे से उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसको और ज्यादा माइल्ड करना है, हरितकी के स्वर गुण को या अनुलोमन गुण को बनाए रखते हुए, क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य गुण है अनुलोमन, मुख्य कर्म है अनुलोमन, और उस कर्म को जो कॉन्ट्राडिक्ट न करे ऐसे और सहायक हो, और बाकी के जो हमारे लिए पर्टिकुलर कंडीशन में जो हानिकर हो ऐसे गुण को हमें कॉन्ट्राडिक्ट या काउंटरएक्ट करते हुए यहाँ हम द्राक्ष के साथ मिश्री भी मिला सकता है जो और ज्यादा मधुर विपाकी और स्वर गुण वाला जो है वो एक्शन दिखाता है। तो हरितकी द्राक्षा या हरितकी द्राक्षा और मिश्री बना करके प्रकृति में उष्णता के तारतम्यता के साथ इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद है हरितकी और सैंधव। हरितकी के साथ अगर सैंधव यूज करे तो यहाँ जो है वो शीतवीर्य तो है ही है, लेकिन क्लेद जहाँ, क्यों ये हरितकी क्लेद शोषण है और सैंधव जो है वो क्लेद बढ़ाता है। तो जिस पर्टिकुलर प्रकृति वालों में जहाँ क्लेद का अभाव हो, यानी कि वात के वैगुण्य के कारण अनुलोमन नहीं होता हो, और जहाँ मधुर रस भी ड्रग ऑफ चॉइस में या रस ऑफ चॉइस में नहीं आता है और लवण रस वहां हमें ज्यादा उपयोगी हो, उस कंडीशन में क्योंकि मधुर रस जो है वो दीपन उतना नहीं करता है, और जहाँ अग्नि बहुत ज्यादा मंद हो वहां हरितकी के साथ सैंधव दे करके दीपन भी करवा सकते हैं और साथ साथ जो है वो स्निग्ध गुण का भी हम लाभ ले सकते हैं, और हरितकी सैंधव का जो है अच्छे से हम अनुलोमन कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। एरंड तेल, हरितकी को एरंड तेल के साथ या एरंड तेल में वर्जित करके लेने से जो है सिर्फ उसी प्रकार से सेम जो है उसका कषाय रस और रुक्ष गुण जो है वो हम काउंटरएक्ट करते हैं, और उसका मुख्य अनुलोमन गुण जो है उसमें जो है वो हम एनहेंस करते हैं। एरंड जो है वो वास्तव में अनुलोमन तो नहीं है, लेकिन भेदन या स्रंसन की श्रेणी में आता है, लेकिन उसको जब हम हरितकी के साथ पका के लेते हैं तो ये मिक्स ऐसा मैच बनता है कि मिक्स एंड मैच बनता है कि उससे जो है वो अनुलोमन ही होता है, पाचन पूर्वक होता है। ये मैंने इससे पहले शायद बताया था कि जैसे वात पित्त और कफ प्रकृति एब्सोल्यूट कहीं नहीं मिलती है, उसी प्रकार से एक द्रव्य भी कोई एब्सोल्यूट कार्य करने वाला नहीं मिलता है। हरितकी अनुलोमन है, लेकिन रेचन में भी जो है बहुत से अलग अलग रेचन है, और रेचन और अनुलोमन दोनों का इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हम करें और अग्नि सन्निकर्ष करके उसको पकाए तो बहुत हद तक उसको अनुलोमन कार्य में ही एरंड तेल का हम पॉजिटिवली उपयोग कर सकते हैं। जबकि उसी एरंड तेल को अगर कच्चा लिया जाए तो वो स्रंसन करता है,
या भेदन करता है या रेचन करता है। तो यहाँ उसको अग्नि सन्निकर्ष करके हरितकी के साथ पका के हरितकी के जितने भी पर्टिकुलर कंडीशन में जो वृक्ष गुण और कषाय रस जो है हमारे लिए जो उपयोगी नहीं है, या उष्ण गुण जो है वो ज्यादा उपयोगी नहीं है, वहाँ हमें ये प्रयोग हरितकी को एरंड तेल के साथ कर सकते हैं। और उष्ण गुण मैंने इसलिए बोला कि दोनों उष्ण होते हुए भी जब कोई भी द्रव्य या योग बहुत ज्यादा स्निग्ध बनता है तो अपने आप जो है उसकी उष्णता कम होती है। तो एरंड तेल चाहे उष्ण हो लेकिन उतना स्निग्ध और पिच्छिल है कि उसके कारण जो है वो हरितकी की उष्णता जो है कम होती है और अल्टीमेटली उसका सहत्व बढ़ता है। हरितकी शर्करा, इससे पहले बताया था हरितकी द्राक्षा के साथ शर्करा या फिर बिना द्राक्षा के साथ शर्करा भी हम ले सकते हैं। उसको पैलेटेबल भी बना सकते हैं और विपा का भी मुख भी बना सकते हैं, क्योंकि हरितकी के साथ अगर शर्करा ले तो पाचन जो है वो स्निग्ध गुण के कारण, जहाँ स्नेह का अभाव हो वहां ये स्नेह भाव जो है उसको पूर्ण करता है और उसका अच्छे से पाचन हो करके जो है वो वात पित्त प्रकार की कंडीशन जहाँ जो है वो रुक्षता भी है थोड़ी बहुत और उष्णता भी है, तो वहां इसको जो है दोनों को काउंटरैक्ट करते हुए जो है शर्करा और हरितकी दोनों मिला के जो है बहुत अच्छा अनुगमन कर्म करता है। अब मैं सोचता हूँ कि ये जो है अनुलोमन कार्य जो है वो तो एंडलेस है और हम सोच भी सकते हैं अपने अपने हिसाब से, जितना हम उसमें ज्यादा सोचे उतना हम उसमें गति कर पाते हैं। लेकिन अनुलोमन के बाद जो है विरेचन द्रव्य जो है उसका मैंने यहाँ द्रव्य और योग का लिस्ट जो है वो सूची मात्र दी है, क्योंकि उसके गुण के अनुसार मैं सोचता हूँ कि अब तक जो हमने अलग अलग गुण और उसमें मॉडिफिकेशन और उसमें एंटागोनिज्म यूज करके कोई किसी एक गुण को घटाना या किसी एक गुण को बढ़ाना और उस गुण का यथार्थ प्रयोग करना, ये जो है मैं सोचता हूँ कुछ हद तक जो है आपको धीरे धीरे सबको जो है वो समझ में आ गया होगा और उस प्रकार की थिंकिंग भी या सोचने की ट्रैक भी अब डेवलप हो सकती है। अब उस ट्रैक को सोचते हुए हम यहाँ कटुकी, त्रिवृत, एरंड तेल वगैरह जितने भी रेचन है उसमें कुल मिला के जो है वो पूरा स्रंसन भी है, भेदन भी है और रेचन भी है, ये सभी प्रकार का यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। लेकिन वो कहाँ किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है उसका युक्ति पूर्वक हम प्रयोग करें तभी जो है हमारे लिए वो उपयोगी है। जैसे मार्कंडी है, आज सब बहुत यूज करते हैं सब मार्कंडी का, लेकिन मार्कंडी यूज करने से जो है वो एक प्रकार का एटोनिया डेवलप होता है और इंटेस्टाइन जो है वो स्लगिश होकर के जो है वो उससे आदि हो जाते हैं, यानी कि हैबिट फॉर्मिंग होता है, तो उसका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन उसी मार्कंडी को हम विरेचनों पग द्रव्य के साथ मिलाकर लेते हैं तो वो नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि द्रव्यों को किस प्रकार से उसमें स्थित गुण और उसमें किस कैसे गुण वाले द्रव्यों के साथ उसको मिला के ले और अल्टीमेटली वो गुण समूह या सांकर्य से कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ये अगर हम सोच सकते हैं तो उसका हम यथार्थ प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ विरेचन योग दिया है, पिछली स्लाइड में हमने दिया था द्रव्य सिंगल द्रव्य, और यहाँ जो है वो अलग अलग योग है, त्रिफला है, नाराज चूर्ण है, स्वादिष्ट विरेचन वगैरह है। नाराज चूर्ण जो है बहुत अच्छा योग है कि जो प्रयोग अच्छे से हम कर सकते हैं और इजीली बना भी सकते हैं, जिसमें 4 भाग शर्करा है, 4 भाग त्रिवृत है और 1 भाग जो है वो पिपली है। अब ये कैसे काम करता है मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि योग का सिलेक्शन, उसमें रहे हुए इंग्रेडिएंट्स और वो कैसे काम करता है और कुल मिला के उसकी कलेक्टिव एक्शन कैसे आती है, वो अगर हम सोच पाए तभी उसका हम अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। तो नाराज चूर्ण में रहे त्रिवृत जो है वो रेचन है, सुख विरेचन है, लेकिन वो सुख विरेचन भी बहुत बार जो है वो बहुत बद्धमल हो या ग्रथित मल हो वहां वो काम नहीं करता है। तो बद्ध मल को और ग्रथित मल को जो है वो त्रिवृत्त चूर्ण के साथ साथ अगर हम पिपली और शर्करा मिला दे तो पिपली जो है वो अपनी तीक्ष्णता और स्निग्ध गुण और क्षारीय गुण के कारण मल में जो है इजीली पेनिट्रेट करके ग्रथित मल को जो है वो तोड़ती है और वहां शर्करा जो है वो क्लेद जो है वहां बढ़ाता है और अल्टीमेटली जो है वो पूरा मल जो है वो ग्रथित से द्रव होकर के इजीली जो है इवेक्यूट होता है।
उसी प्रकार त्रिफला का भी एक योग है कि त्रिफला एज सच जो है बहुतों को कॉन्स्टिपेशन करता है, लेकिन उसी त्रिफला में प्रक्षेप के रूप में जैसे पिपली डालते हैं तो वो ड्रास्टिक, बहुत बार तो ड्रास्टिक परगेशन जैसा इफेक्ट दिखाती है। क्यों? क्योंकि त्रिफला जो है वो एज सच कषाय रस प्रधान है, इसलिए मंदत्व आता है थोड़ा, और स्तंभ भी बहुत बार होता है। वो प्रभाव से वो अनुलोमन है, लेकिन कषाय रस जब तक पचता नहीं है तब तक कषाय रस ही अपना प्रभाव दिखाता है, और जिसका पाचन मंद है उसको त्रिफला जो है वो कषाय रस के कारण जो है वो स्तंभ जैसा गुण दिखाता है, वो सबको अनुभव होगा। लेकिन उसी त्रिफला में जब हम पिपली ऐड कर देते हैं क्वाथ में, तब वो पिपली जो है वो तीक्ष्ण, क्षारीय और क्लेदी गुण के कारण जो है वो त्रिफला को बहुत अच्छा जो है वो काम करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और बहुत अच्छा उससे मल का रेचन होता है। तो इसी प्रकार से सभी स्वादिष्ट विरेचन या शिवाक्षार या हिंगवष्टक, ये सबको भी हम अच्छे से सोच सकते हैं। जैसे हिंगवष्टक है वो अतिसार में दिया हुआ है, तो हिंगवष्टक जो है वो मल का अनुलोमन न करते हुए वात का अनुलोमन करता है, और उसी हिंगवष्टक से बना शिवाक्षार जो है वात और मल दोनों का अनुलोमन करता है। तो उस प्रकार से उसमें रहे हुए द्रव्य को हम देखें और उसके बाद उसका प्रयोग करें, तो मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ सर। हाँ, अगर देख लो कोई क्वेरी है तो हम बात कर सकते हैं, पिछली बार की और इस बार की दोनों। हाँ सर, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है अभी हमारे सामने ये क्लियर हो गया है कि हमें ज्यादा पाचन और अनुलोमन पे ही ध्यान देना है, ना कि ज्यादा श्वसन रेचन पे। तो ये एक चीज बहुत बड़ा टेक होम मैसेज है हम सबके लिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न है अपने तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हेल हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। आपने जो बताया वसंत ऋतु में नेत्राभिषेक और शीतपित्त का, वो जरा थोड़ा आप विशद करके बता सकते हो? शरद में शीतपित्त का संबंध कैसे हाँ, प्रकृति और एक हाँ, इसमें शरद में जो है वो प्रकृतितः जो है वो पित्त का प्रकोप होता है, हाँ, बराबर है। अच्छा, हुँ, उसमें जो है वो कफ प्रकृति वाला जो है, जिसकी प्रकृति कफ है, और ऋतु जो है वो पित्त प्रकोपक है, यानी कि प्रकृतितः कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, और विकृति यानी कि ऋतु के कारण जो है दोष बिगड़ा है उसमें पित्त का प्रकोप होता है, और वहां दोनों का संसर्ग होता है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो है वो अभिष्यंद भी होता है या फिर शीत पित्त होता है। और सेम कंडीशन जो है वो वसंत में होती है कि वसंत में जो है वो कफ प्रकोप होता है, और प्रकृति पित्त वालों की रहती है। तो पित्त वालों में, पित्त प्रकृति वालों में पित्त दोष जो है वो तो रहता ही है, लेकिन वसंत में कफ प्रकोप काल है, तो वहां उसका संसर्ग उस दोष से होकर के, तो उस ऋतु में भी पित्त प्रकृति वाले को जो है वो नेत्राभिषेक होता है और शीतपित्त भी होता है। यानी कि वसंत में मान लो थंब रूल बना सकते हैं कि वसंत में जिसको नेत्राभिषेक और शीतपित्त आया तो उसकी प्रकृति 100 में से 99% जो है वो पित्त होने का चांस है, और उससे विपरीत कि शरद में जिसको ये दोनों व्याधि आए है उसमें जो है वो कफ प्रकृति जो है होने का चांस है। थैंक मैं यू वेरी सोचता मच सर। बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन आया है, इंद्रवारुणी कब देना है और कैसे, मतलब कौन से कंडीशन में कैसे काम करेगी? हाँ, इंद्रवारुणी ड्रास्टिक परगेटिव है, पित्त विरेचन है, और इंद्रवारुणी की इससे पहले हमारी बात हुई थी कि सभी ड्रग की अपनी एफिनिटी रहती है। तो इंद्रवारुणी जो है वो पित्त का विरेचन करवाती है और बहुत कटिंग पेन करती है, इसलिए इंद्रवारुणी विषाक्त भी है, इसलिए उसको डाइल्यूशन करके लेना है। जैसे इंद्रवारुणी लेना है तो इंद्रवारुणी मूल को जो है उसका मूल का हिम बनाकर हिम ही लेना है, उससे जो है उसका मीटर्ड डोज होता है। अगर हमने उसका चूर्ण ले लिया तो वो बहुतों को तो जो है वो हिमेरोइडल हेमरेज जो है वो करता है।
इसलिए इंद्रवारुणी पहले तो लेना है, पित्त विरेचन के लिए ही लेना है एक। दूसरा, उसको हिम बनाकर लेना है, और वो भी बहुत सोचते हुए लेना है, एक ही बार देना है, हफ्ते में एक बार, उसको भी ज्यादा नहीं देना है। और जिसमें रस रक्तगत क्लेद ज्यादा हो, उसको निकालने के लिए खास करके इंद्रवारुणी दिया जाता है। और पित्त प्रधान प्रकृति या पित्त कफ प्रधान प्रकृति वाले को जो प्रतिशय रहता है, उसमें क्लेद निकालने के लिए भी ये उपयोगी होता है। उसी प्रकार से, क्योंकि इंद्रवारुणी की एफिनिटी जो है वो आर्तव प्रवर्तन है, और इसीलिए जो है आर्तव की विकृति के कारण अगर मान लीजिए प्रॉब्लम है तो उसमें भी दिया जा सकता है। उसी प्रकार ये क्या कहते हैं उसको, प्रोलेक्टिन, जिसको प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रोलेक्टिन बढ़ना ये रसवह स्रोतस की दुष्टि है और विमार्ग गमन है। और उस विमार्ग गमन को, क्योंकि स्तन्य आर्तव दोनों को रस की ही उपधातु बताया है, लेकिन उसका विमार्ग गमन होता है तब प्रोलेक्टिन बढ़ता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हमें विरेचन देना है तो उसके लिए इंद्रवारुणी ही जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि शुरुआत में कठिन मल और बाद में सेमी सॉलिड ऐसे मल प्रवृत्ति होते होते, उसमें क्या सोचे, कैसे कंडीशन? वात की विकृति है, और पित्त में भी, ये दोनों में। इससे पहले मैंने कहा था कि कठिन मल जो है वो जनरली जो है वात के कारण, सूखने के कारण भी होता है, वायु से शोषण के कारण, और पित्त से पाचन के कारण। अब पहले तो वो हमें डायग्नोस कर लेना है कि वो शोषण जो है ये है कि फिर पाक है। अगर पाचन होता है तो वहां स्नेह हमें देना है ज्यादा। मान लो कठिन तो है, लेकिन कठिन के साथ निराम है, इसका मतलब वो पित्त प्रकृति वालों में है, तो उसमें घी और दूध मिलाकर लेना, उसकी चिकित्सा हो गई। और यदि हार्ड है लेकिन वो स्टिकी है या उसका वायु से शोषण हुआ है, तो सैंधव और घृत जो है वो उसकी चिकित्सा हो गई। ओके सर, एक और सवाल है, कायम चूर्ण जैसे। बीच में ये भी बता दूं कि ये भी लंबे समय तो नहीं ले सकते हम, इसलिए हरितकी को ही हमें मॉडिफाई करके लेना है। ये पहले मैंने बताया ना, सैंधव घृत है मान लो, तो हरितकी के साथ सैंधव मिला के, या उसको और ज्यादा स्निग्ध एरंड तेल, एरंड ब्रुष्ट हरितकी में सैंधव मिला के ले, तो वो जिसमें वायु से शोषण होकर के जो हार्ड स्टूल है उसके लिए वो जो एब्रू और सैंधव ठीक रहता है, बराबर है। और पित्त से पाचन होकर के जिसका हार्ड मल हुआ है उसको घृतभृष्ट जो है हरितकी के साथ जो है वो शर्करा मिला के दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ओके सर, हो गया क्लियर? हाँ सर, अभी क्लियर हो गया। हम्म। एक बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि कई सालों तक कायम चूर्ण वगैरह ले लेके उनके में प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसको कैसे टैकल करें? अब कायम चूर्ण या फिर ये भेदन या स्रंसन द्रव्य ज्यादा समय लेने के बाद जो है, एक तो नॉर्मल फंक्शन जो है वो अंत्र का वो बिगाड़ते हैं, और उसके कारण जो है एक प्रकार का एटोनिया होता है, और वो जो ओवरऑल इंटेस्टाइन का अंदर वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बढ़ता है, और जब तक उसको फिर से सेना नहीं दे तब तक जो है वो इंड्यूस नहीं होता है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें जो है पहले तो वो छोड़ना है। छोड़ने के साथ साथ जो है वो दो चीज करनी है। एक तो हरितकी का यानी कि अनुलोमन का अच्छा कोई योग हमें, इस अभी मैंने एक ट्रैक तो बताई सोचने की, उस प्रकार से वो लेना है। उसको हरितकी को हम और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं या फिर उसको हमें मंद बना सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें हरितकी को स्ट्रांग बनाना है, यानी कि उसको एरंड तेल के साथ या फिर यवानी के साथ इस प्रकार से उसको और ज्यादा स्ट्रांग बना के दे सकते हैं। और साथ में ऐसे कषाय रस द्रव्य देने हैं, खास करके पंचक्षीरी वृक्ष में वट जो है, वट क्षीर को जो है वो शर्करा के साथ लेने से जो है वो धीरे धीरे वो कषाय रस जो है वो मस्कुलर टोन फिर से लाता है, और इस कारण जो है वो फिर से
टोन होकर के वो अपना काम करता है। और नंबर 3 में जो कुपीलु वाला योग है वो भी दे सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि कुपीलु जो है आक्षेप जनन है और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इंड्यूस करता है। इसलिए शुद्ध कुपीलु या फिर अग्नितुंडी वटी या आमपाचन वटी जिसमें कुपीलु है, ऐसे द्रव्य योग भी शुरुआत में दे सकते हैं। फिर उसको विड्रॉ करना है, फिर धीरे धीरे जो है वो कषाय रस, खास करके वटक क्षीर वाले शर्करा के साथ वटक क्षीर दे करके जो है वो मस्क्यूलर टोन जो है वो इंटेस्टाइन का फिर से रीगेन या रिस्टोर करना है। और यथा योग्य जो है वो हरितकी का प्रयोग या हरितकी प्लस अन्य द्रव्य जो हमें ठीक लगे प्रकृति और ऋतु को देखते हुए उसका हमें प्रयोग करना है। तो ये मल्टीपल फंक्शन जो है हम मल्टीपल योग दे करके जो है उसको ठीक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डिपेंडेंट है श्वसन योग या द्रव्य के ऊपर। सर, आईबीएस में वटक क्षीर अच्छा रहेगा क्या दीपन पाचन करने के बाद, जो मसल टोन जाता है उसमें? आईबीएस में ऐसा होता है कि आईबीएस जिसको होता है वो ज्यादातर पित्त प्रधान प्रकृति वाले ही रहते हैं ज्यादातर, और वहां जो है हमें उससे ज्यादा हमें उपयोगी रहता है कुटज जो शीतग्राही है। तो वहां कुटज है या फिर बाल बिल्व है, या अगर पित्त प्रकृति नहीं हो या फिर थोड़ा सहत्व हो तो उसमें थोड़ा शुंठी वगैरह है। इसको ज्यादा मैं सोचता हूँ प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी संबंध द्रव्य जो है ये वटक क्षीर जो है वो दीपन तो नहीं करेगा उतना, और क्योंकि दीपन या अग्नि जो है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है उसी कंडीशन में तो वो आईबीएस हुआ है। हाँ, यस, दीपन पाचन के साथ नहीं, टोन बढ़ाना है तो वटक क्षीर का यूज अगर करें। उसके सिम्टम्स जो है यानी कि आईबीएस मेन उसका जो कार्डिनल सिम्टम जो है अतिसरण, वो बंद होने के बाद दे सकते हैं हम। हाँ, अग्नि डेवलप होने के बाद। हाँ, उसके बाद दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, एक और सवाल था। छोटे बच्चे विबंध रहता है बहुत बार, तो उसको कैसे टैकल करें, या कितने दिनों तक ऐसे अनुलोमन द्रव्य दे सकते हैं? इतने कम उम्र में देना है नहीं देना है, कैसे उसमें सोचे? हाँ, उसमें अनुलोमन तो ठीक है, उसमें अजीर्ण का कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल छोटा बच्चा है मान लो तो अजीर्ण का कारण तो ढूंढना ही पड़ेगा। और कफ वाला मुख्य रहता है जिसमें आमाजीर्ण रहता है, तो स्तन्य की अगर दुष्टि है तो उसको ठीक करना है। अगर वो दात्री जो है वो दात्री को भी हमें मेडिसिन देनी है। और तीसरा जो है वो पैसिव मूवमेंट करवानी होती है। बहुत बार जो है वो बच्चों को नाभि की नीचे यानी कि राइट लेग के ऊपर से लेकर के हॉर्स शू शेप में जो है वो मसाज करना होता है, यानी कि नीचे से नाभि के ऊपर लेकर के लेफ्ट साइड ले जाए, फिर हाथ उठा ले, यानी कि जो डिसेंडिंग कॉलन है वहां से लेकर के एसेंडिंग कॉलन और फिर सिग्मोइड कॉलन तक जाना है उसको। वो जो मूवमेंट मल की रहती है उसको हमें पैसिव मूवमेंट देनी है। ये एक बहुत बड़ा उपाय है, बहुत अच्छा है, बहुतों में काम करता है। और मैंने कहा कि वो दात्री और बच्चा दोनों को जो है वो स्तन्य शुद्धि करवाए और बच्चों को जो है वो पाचन हो, और उसमें खास करके जो है वो धात्री ये वचा हरिद्रादि जो है, वचा हरिद्रादि उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और अगर उससे भी काम ना बने तो फिर कटुकी जो है वो बच्चों के लिए बेस्ट रहती है। कटुकी वर्जित करके जो है वो, और इससे कटुकी का एक पूरा प्रयोग बता दूं, क्योंकि कटुकी जो है वो भेदन है और कटिंग पेन करती है, लेकिन उसको माइल्ड करने के लिए उसका भर्जन करना होता है। और उसको थोड़ा भर्जन करे, फिर उसको भर्जन बढ़ाते 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 उसको सिर्फ जो है वो कोयले जैसा जला दे। तो कच्चे से लेकर के कोयला तक जो है हम 5-7 अलग-अलग ग्रेडेशन में उसको पका सकते हैं और उसको माइल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि उसका चारकोल बना करके भी दे सकते हैं जिसको जो है वो मृदु कोष्ठ है और कटिंग पेन का प्रॉब्लम है, और उसको कम-कम भर्जित करके उसकी
पोटेंसी हम जो है उसको हम बचा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जिसकी जैसी आवश्यकता हो और टॉलरेंस हो, क्योंकि उसका कटिंग पेन तो आता है लेकिन कफ प्रकृति वालों में और बच्चों में उतना नहीं होता है, इसलिए जो है वो उसको अच्छे से सीधा जो है वो तवे के ऊपर भर्जन करके कटुकी जो है वो हम दे सकते हैं। सर एक हेलो। सवाल है कि आपने हर के जो योग बताए हैं अलग अलग, क्या क्या फिर से हरितकी के जो योग है अलग अलग, हरितकी के साथ हरितकी के साथ यवानी, उसमें प्रमाण कैसा हो उसका? प्रमाण मैंने कहा ना कि उसको हमें शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध ये दोनों देखना है। अब शीतता और उष्णता प्रकृति में भी देखनी है और ऋतु में भी देखनी है। मान लो पित्त प्रकृति वाले को शरद में देना पड़ जाए तो हरितकी के साथ पिपली और शुंठी जो है या फिर पिपली मूल है वो बहुत कम देना है या नहीं देना है, बराबर है, क्योंकि वहां ऋतु भी शरद है और प्रकृति भी पित्त प्रधान है। और उससे विपरीत हो कि प्रकृति कफ हो और वसंत ऋतु हो तो वहां हम जो है पिपली और शुंठी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिलेक्शन का बेस जो है उसमें शीत उष्ण रुक्ष स्निग्ध ये चार गुण प्रकृति में और चारों गुण ऋतु में देख करके हमें उसका सिलेक्शन करना है। और एक बार इसका प्रयोग करना शुरू करें तो अपने आप इससे पता लग जाता है कि किसको क्या देना है या कब देना है या नहीं देना है। नमस्ते सर, एक क्वेश्चन था कि ओल्ड बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनमें कई बार कॉन्स्टिपेशन 3 to 4 days कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके बाद इम्पैक्टेड स्टूल्स हो जाते हैं, तो उसमें सेफ ड्रग आयुर्वेद के हिसाब से क्या होना चाहिए? उसमें ओरली पहले तो कुछ नहीं देना है, सीधी बात है। अगर 4 दिन हो गया है तो अच्छी सी मात्रा बस्ती जो है त्रिफला तेल या ऐसा कोई भी लवण, चिंचा लवण तेल का जो है वो श्रेष्ठ रहता है। उसमें चिंचा लवण तेल की मात्रा बस्ती, और एक बार चिंचा लवण तेल से अगर उसका अच्छे से मल का निर्हरण हो जाता है उसके बाद हमें जो है वो ओरल ट्रीटमेंट देनी है कि उसका कारण क्या रहा वो ढूंढ के फिर हमें वहां अनुलोमन देना है। उसमें स्निग्ध और लवण प्रधान, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बेड रिडन है और ओल्ड एज है तो उसमें वायु का प्राधान्य रहता है, इसलिए स्नेह और लवण ये दोनों के साथ एप्रोप्रिएट जो है वो हरितकी को देना है। लेकिन उससे पहले जो है एक बार तो उसको चिंचा लवण या ऐसी कोई भी मात्रा बस्ती से एक बार मल का हमें निष्कासन करना है, उसके बाद ही ये देना है। ओके सर, थैंक यू सर। सर गर्भिणी में बहुत सारे ड्रग्स अभी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो हम अनुलोमन के लिए कौन सा सिलेक्ट करें? उसमें अगर विबंध है ज्यादा ये उसमें 3 चीज ही काम करती है, दूध, घी और द्राक्षा। यानी कि गर्म दूध में घी बड़ी मात्रा में 1 या 2 बार दे और खास करके वो निरन्न कोष्ठ दे, और खाने के लिए द्राक्षा भी दे। ये 2-3 द्रव्य जो है निरापद है, बाकी सभी जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सर अभी कुछ बहुत ही मतलब ऐसे होते हैं पेशेंट की गर्भिणी, उसमें ये देने से भी नहीं होता है, मतलब मल की शुद्धि, तो फिर वहां फिर जो है वो क्षीर बला की मात्रा बस्ती, क्षीर बला तेल की मात्रा बस्ती। एक और है सर सवाल, सर ये जो मुंजिस कल्पना आपने बताई इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कब और कहाँ और उसमें क्या है यूज करना है? इसके लिए आधा घंटा लगेगा भाई। मैं सोचता हूँ इसको अलग से ही ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रहेगा तो फिर उसका प्रयोग करने का कोई अर्थ नहीं है, प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, इसको कोई और सेशन में हम लेकिन एक बात बता दूं इतना शॉर्ट में कि इसमें जो है वो विरेचन और विरेचनोपक द्रव्य का कॉम्बिनेशन है अच्छा, युक्ति पूर्वक जो है
ऋतु प्रकृति दोनों को देखते हुए जो है वो विरेचनोपक द्रव्य का कॉम्बिनेशन है क्वाथ फॉर्म में। ये मैं इतना कह सकता हूँ ये अभी तो। ओके, हो गया क्लियर? हाँ सर, हो गया अभी क्लियर। तो हम सेशन का कंक्लूजन करेंगे। एक मिनट, और एक क्वेरी है। तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें आज क्लियर हुए हैं, और भी कुछ क्वेरीज अगर बाद में आती है तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं। सभी के लिए यह एक मैसेज है कि इसमें कोई भी इससे संबंधित क्वेरीज है तो हम इसको ग्रुप में डिस्कस करेंगे, या फिर सर से कोऑर्डिनेट करके हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम आज का ये सेशन कंक्लूड करते हैं कि हमें अलग-अलग योग का सिलेक्शन युक्तिपूर्वक करना चाहिए, और पेशेंट की कंडीशन देख के हम सिलेक्ट करते हैं तो कम दिनों तक ही देने की नौबत आती है, या कम इसमें पिन पॉइंट ड्रग देके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअली जब पहले जब नया एडमिशन हुआ था कॉलेज में, तो हम सोचते थे कि हरित की सर इतना यूज करते हैं, शायद फार्मेसी में यही बनता है ज्यादा, इसलिए यूज होते होंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समझने लगा एक एक चीज, तो अभी तब हमको ध्यान में आया कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन में सर इसको घुमाते हैं हरित की को, और उसको मल्टीपल अलग अलग पेशेंट्स में उसको यूज करते हैं। तो आज वही सर ने बात सबके लिए क्लियर कर दी है। तो इसके लिए मैं सर का बहुत श्री रामपुर आयुर्वेद प्रैक्टिशनर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि सर ने आज बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन करके आज हमें इस बारे में विभिन्न जैसे है कंडीशन बहुत छोटी, लेकिन बहुत वैद्यों को बहुत सालों तक, महीनों तक हैरान करती है। तो इस पे सर ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ, इसे मैं घोषित करता हूँ, और फिर से एक बार सर का धन्यवाद करता हूँ।